राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले वीडियो में हम लोग मॉडल सेट पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे थे जैक 2023-24 सेशन के लिए। तो बीएमटी सब्जेक्ट आपको सॉल्व करके बता रहे थे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। वेरी शॉर्ट टाइप और शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज आपको बताने जा रहे हैं लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो है, पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 47 नंबर में लॉन्ग टाइप शुरू हुआ है। तो लिखा हुआ है अ पर्सन वाज अपॉइंटेड एट अ सैलरी ऑफ ₹700 पर मंथ। द कंडीशन ऑफ अपॉइंटमेंट वाज दैट ही वुड रिसीव 740 पर मंथ इन द सेकेंड ईयर, 780 पर मंथ इन द थर्ड ईयर एंड सो ऑन। फाइंड द टोटल सैलरी ही वुड एक्सपेक्ट टू हैव रिसीव्ड बाय द एंड ऑफ द 10 ईयर्स। यानी 10 साल के बाद उसको टोटल सैलरी कितना मिलेगा वो आपको निकालना है। यानी एक व्यक्ति का पहला महीना जो है उसको 700 रुपया पर मंथ यानी प्रतिमाह के हिसाब से नियुक्त किया गया। नियुक्ति की शर्त यह थी कि दूसरे वर्ष उसे 740 रुपया प्रतिमाह दिया जाएगा और तीसरे वर्ष 780 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। इसी प्रकार की उसके वेतन में वृद्धि होती जाएगी 40 रुपये के हिसाब से। तो ज्ञात कीजिए कि 10 वर्ष के अंत तक उसे कितना वेतन मिलेगा। यानी 10 वर्ष जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उसका टोटल सैलरी क्या होगा, तो वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो एक चीज़ अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो ये जो सैलरी उसका दिया हुआ है पर मंथ में दिया हुआ है, लेकिन आपको पूछा गया है ईयर में, यानी 10 ईयर्स 10 साल में कितना होगा। तो ये मंथ वाले को हम लोग ईयर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो आपको सीक्वेंस दिया हुआ है, यानी हम लोग बीएमटी सब्जेक्ट हम लोग सॉल्व कर रहे जैक मॉडल सेट का, जैक मॉडल सेट 23-24 सेशन के लिए और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर है आपका 47। ठीक है ना। तो जैसा आपको सीक्वेंस जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है, पहले है 700, उसके बाद है आपका 740, उसके बाद है आपका 780, यानी 700 पर मंथ, फिर 740 पर मंथ, फिर 780 पर मंथ। इस टाइप से आपको सैलरी दिया हुआ है। तो एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स, 10 साल के अंत में सैलरी क्या होगा वो हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो यानी ए इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 700, लेकिन ये पर मंथ है तो इसको हम लोग ईयरली कन्वर्ट कर देते हैं। तो 700 इंटू 12 यानी 8400 हो जाएगा। जो डिफरेंस है तो देखिए 700 से 740 हो गया, 740 से 780 हो गया, मतलब डिफरेंस जो है वो 40-40 का है। तो डिफरेंस जो है वो 40 इंटू उसको भी हम लोग ईयरली कन्वर्ट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 480 हो जाएगा। एन आपको दिया हुआ है 10 ईयर्स होगा, यानी इन सबको तो पर एनम में चेंज कर चुके हैं, ईयर्स में चेंज कर चुके हैं। तो आपको एस एन फाइंड आउट करना है कि एस एन क्या होगा। ठीक है ना। तो एस एन का फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर। एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो n हो गया 10 डिवाइडेड बाई 2, 2 इंटू 8400, 2a प्लस n हो गया 10-1 और जो डिफरेंस है वो है 480 का। तो 10/2 को हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 5। तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 5 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 को 8400 से, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 168 यानी 16,800 प्लस 10 में से गया 9, 9 को 480 से गुना कर लीजिए तो 0, 9 अट्ठे 72 होता है, 7, 9 चौके 36, 40, 43, 4320 होता है। तो 9 को 480 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब 5 इन दोनों को प्लस करके इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो प्लस अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 0, 2, 8 और 3 11, 16 4 20 और 1 21,120 होता है। तो 21,120 को 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 1 6, 5 एकम 5 यानी 105, यानी 1,05,000
₹600 होगा आपका आंसर। 10 साल तक अगर आपको सैलरी अगर ऐसे ही इंक्रीमेंट होता रहा, पहला महीना 700, दूसरे महीना पहला महीना जो है आपको ₹700 पर मंथ के हिसाब से, फिर आपको देता है 740 दूसरे साल में, फिर 780, उसके बाद आपको इस टाइप से आगे बढ़ते जाता है। तो आपका जो सैलरी होगा 1,05,600 होगा। क्वेश्चन नंबर 47 का ये आंसर हो गया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपको दिया गया था मंथली, लेकिन आपको पूछा था ईयरली, तो उसी हिसाब से आपको सॉल्व करना था इसको। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में आपको एक इन्वर्स मैट्रिक्स का क्वेश्चन दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इन्वर्स मैट्रिक्स का जो सवाल आपको दिया गया है, तो इन्वर्स मैट्रिक्स का पहले आपको फॉर्मूला फाइंड आउट करना होगा। तो वो आपको पहले फॉर्मूला आपको बताते हैं कि इन्वर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 48 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का। तो इन्वर्स मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एडजॉइंट ए बाई ए मॉड्यूल। ये आपका फॉर्मूला होता है इन्वर्स मैट्रिक्स का। तो आपको यहाँ पर दे रखा है कि ए का जो वैल्यू दिया हुआ है वो मैट्रिसेस में आपको दिया हुआ है 0 1 3 1 2 1 2 3 1, यानी आपको 3 रो 3 कॉलम में दिया हुआ है, 3x3 में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ए मॉड्यूल निकालना होगा। तो जैसे आपको ए का जो वैल्यू लिखा हुआ है, पहले इसको समझते हैं हम लोग। जैसे ए का वैल्यू लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 0 1 3, फिर लिखा हुआ है 0 2, फिर 1, फिर लिखा है 2 3 1। तो इसका साइन होता है ये प्लस माइनस ये प्लस, फिर यहाँ पर 1 है, तो प्लस माइनस प्लस, फिर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस प्लस, ये साइन होता है इसका। और लिखने का तरीका क्या होता है वो भी आपको बताते हैं यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं A11, फिर ये होता है A12, फिर होता है A13, उसके बाद होता है A21, फिर होता है A22, फिर होता है A23, उसके बाद होता है A31, A32 और A33, इस टाइप से होता है ये। तो ये हमको जैसा बताया कि 3x3 में है। जैसे कैसे देखिए, ये जो पहला जो 0 लिखा हुआ है इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो दिया हुआ है ये पहला रो में दिया हुआ है और ये पहला कॉलम में भी आता है, इसीलिए A11 होता है। फिर आपको A12 दिया हुआ है, मतलब रो पहला और दूसरा कॉलम में दिया हुआ है। फिर जो 2 दिया हुआ है A13 इसलिए लिखे हैं, पहला रो और तीसरा कॉलम में आता है। अब ये दूसरा रो पहला कॉलम, फिर आपका दूसरा रो दूसरा कॉलम, फिर आपका आता है यहाँ पर दूसरा रो तीसरा कॉलम, यहाँ पर होता है आपका तीसरा रो पहला कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। इस टाइप से आपको ये लिखने का कॉन्सेप्ट है जो आपको यहाँ पर दिया गया है। तो आपको सबसे पहले ए मॉड्यूल का वैल्यू निकालना होगा। तो ए मॉड्यूल का वैल्यू हम लोग चले निकालते हैं। तो जैसे आपको दिया गया है, तो यहाँ पर ए मॉड्यूल हम लोग निकालते हैं। उसको निकालने का तरीका है कि हर एक एलिमेंट का डिटर्मिनेंट आपको निकालना होता है, लेकिन यहाँ पर पहला रो या पहला कॉलम के हिसाब से आप ए मॉड्यूल निकालेंगे, या तो पहला रो या पहला कॉलम के हिसाब से। तो हम लोग रो वाइज निकालते हैं। तो पहला आपको दिया हुआ है 0,
तो अगर हम लोग 0 लिखते हैं प्लस 0 तो उसका डिटर्मिनेंट हो जाएगा 2 1 3 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है माइनस, तो यहाँ पर क्या है -1 अगर लिखते हैं तो यहाँ से जो डिटर्मिनेंट होता है इसका, तो जैसे ये जो पहला आपका कॉलम है उसका यूज़ नहीं करते हैं और जो ये पहला रो है उसका भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो जो रिमेनिंग डेटा बचा हुआ है, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचा हुआ है, बस उसको लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर आपका बचेगा 1 3 3 1 1 3 3 1। उसके बाद आपको लेना है +2, तो +2 लेते हैं तो कौन कौन सा एलिमेंट होगा, तो +2 अगर लेते हैं तो ये आपका ये तीसरा कॉलम का यूज़ नहीं करेंगे और पहला रो का यूज़ नहीं करेंगे, तो क्या बच गया 1 3 2 1। तो आपका आ गया 1 3 2 1। तो जैसे आप 0 ले रहे हैं तो इस कॉलम को यूज़ मत कीजिए, इस कॉलम को छिपा दीजिए और इस रो को छिपा दीजिए। तो जो रिमेनिंग बचा हुआ डिजिट्स है बस उसको लिखना है आपको। जैसे ये 1 का यूज़ किए तो ये 1 का जो कॉलम है उसका यूज़ मत कीजिए और उस रो का भी यूज़ मत कीजिए। तो जो रिमेनिंग डेटा बचा हुआ है बस उसको लिख दीजिए। उसके बाद जब 2 का यूज़ कर रहे हैं तो वो थर्ड कॉलम का और पहला रो का यूज़ मत कीजिए और बाकी जो रिमेनिंग डेटा है उसको लिख दीजिए। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। तो एक चीज़ समझ लीजिए, 0 है, अगर इसको कोई भी डेटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर लिख लेते हैं 0। 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 हो जाएगा और 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा। फिर +2, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा और 3 2 जा 6 होता है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। -1 इंटू -9 है +1 है तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। फिर +2 इंटू यहाँ पर हो जाएगा -6 से +1 है तो क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व अगर करेंगे तो 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा +8 1 जा 8 होता है, प्लस माइनस में -5 2 जा 10 होता है, तो इसीलिए -10 + 8 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपका ए मॉड्यूल का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -2 आ गया। अब सबका एक एक करके हम लोग क्या निकालेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। ठीक है ना। तो कोफैक्टर ऑफ, तो जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं इसको लिखेंगे कोफैक्टर ऑफ, डायरेक्टली लिखिए कोफैक्टर ऑफ इस 0 का निकाल रहे, कोफैक्टर ऑफ 0, कोफैक्टर ऑफ 0। तो ये कौन सा साइन है, प्लस का, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस और डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, जैसे अभी बताया था आपको 0 ले रहे हैं तो ये पहला कॉलम का यूज़ मत कीजिए और पहला रो का यूज़ मत कीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 1 3 1 2 1 3 1। तो इसको अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए 2, बीच में माइनस का साइन होता है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 होता है और यहाँ तो प्लस है, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं। तो 2 - 3 मतलब क्या हो गया -1 हो गया। ठीक है, पहला। तो आपको हर एक का कोफैक्टर निकालना होगा यहाँ पर, तो एक एक करके हम लोग को कोफैक्टर निकालना है। तो चलिए हम लोग एक एक करके कोफैक्टर निकालते हैं। तो कोफैक्टर ऑफ क्या लिख देते हैं हम लोग, रो वाइज ही सॉल्व करते हैं। ठीक है ना। कोफैक्टर ऑफ 1 लिख देते हैं और कोफैक्टर ऑफ 1 जो है वो किस में है, माइनस में, बस ये साइन याद रखिएगा, माइनस यहाँ लिख दीजिए। तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, अगर आप 1 लेते हैं तो इस कॉलम का यूज़ मत कीजिए और इस रो का यूज़ मत कीजिए। तो क्या डेटा बच गया, क्या एलिमेंट्स बच गया, 1 3 3 1 1 3 3 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 3 3 1 1 3 3 1। ठीक है ना, 1 3 3 1 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा -1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, -3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 हो जाएगा। यहाँ माइनस ऑलरेडी है और यहाँ पर -9 + 1 तो क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपका 8 हो जाएगा सिर्फ। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कोफैक्टर ऑफ, बहुत इजी है, बस थोड़ा सा टाइम टेकन है। तो कोफैक्टर ऑफ क्या लिखा हुआ है, 2, कोफैक्टर ऑफ 2, 2 का साइन याद रखिए, प्लस क्या है, प्लस का साइन है, तो यहाँ पर लिख दीजिए प्लस। और कौन कौन सा
डिटर्मिनेंट का एलिमेंट लेना है आपको। अगर 2 लेते हैं तो तीसरा कॉलम का यूज़ मत कीजिए और पहला रो का यूज़ मत कीजिए। तो क्या डेटा बच गया, 1 3 2 1, 1 3 2 1, 1 3 2 1, ठीक है ना। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 होगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6 होगा। यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो -6 है, यहाँ पर +1 है तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो कोफैक्टर ऑफ 2 यानी पहला रो का हम लोग कोफैक्टर निकाल लिए। अब हम लोग दूसरे रो का कोफैक्टर निकालेंगे। तो दूसरे रो का कोफैक्टर हम लोग निकालते हैं। तो अब लिखेंगे हम कोफैक्टर ऑफ 1, उसका साइन रहेगा माइनस। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग कोफैक्टर ऑफ 1, ये वाला 1 लिख रहे हैं और उसके बाद क्या है, माइनस का साइन है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा माइनस, ठीक है ना। तो यहाँ कौन कौन सा एलिमेंट्स आएगा डिटर्मिनेंट का, तो देखिए ध्यान दीजिएगा फिर से। अगर आप ये 1 लिख रहे हैं तो इस रो का यूज़ नहीं करना है और ये जो 1 लिए हैं इस कॉलम का भी यूज़ नहीं करना है। तो क्या क्या डेटा बच गया, 1 1 2 1, 1 1 2 1। तो यहाँ पर माइनस है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1 आ जाएगा और 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो -2 में से 1 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है ना। कोफैक्टर ऑफ 1 का भी हम लोग सॉल्व कर लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कोफैक्टर ऑफ, बस कोफैक्टर निकालते जाइए, कोफैक्टर ऑफ 2। तो कोफैक्टर ऑफ 2 जो है वो किस में है, प्लस में है। तो आप यहाँ सिर्फ इतना याद रखिए कि आपको प्लस लिखना है यहाँ पर। और कोफैक्टर ऑफ 2 जो है इस रो का यूज़ मत कीजिए और इस कॉलम का भी यूज़ मत कीजिए। तो क्या क्या डेटा बच गया आपके पास, 0 3 2 1, 0 3 2 1 बच गया, ठीक है ना। तो आपको लिखना है 0 3 2 1, 0 3 2 1, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। 0 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 होगा, माइनस होता है 3 2 जा 6 होता है। तो 0 -6 का मतलब हो गया -6, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस माइनस ही होगा। 2 का हो गया कोफैक्टर। अब यहाँ लिखते हैं कोफैक्टर ऑफ 3। कोफैक्टर ऑफ 3 जो है, अब देखिए साइन क्या है, माइनस का है। तो यहाँ पर माइनस लिख दीजिए और यहाँ पर डिटर्मिनेंट का एलिमेंट्स लिख दीजिए यहाँ पर। तो इस रो का यूज़ मत कीजिए और इस कॉलम का भी यूज़ मत कीजिए, ठीक है। तो क्या क्या डिजिट बच गया आपका, 0 3 1 1, 0 3 1 1, 0 3 1 1। तो यहाँ पर माइनस, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होता है और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होता है। तो यहाँ माइनस है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी आपका माइनस आ रहा है। तो माइनस माइनस प्लस, यानी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरे रो का भी हम लोग कोफैक्टर निकाल लिए। अब आपको निकालना है यहाँ पर तीसरे रो से। तो पहला नंबर यहाँ पर है 3, कोफैक्टर ऑफ, फिर से हमको 3 निकालना होगा यहाँ पर, कोफैक्टर ऑफ 3, कोफैक्टर ऑफ 3। तो कोफैक्टर ऑफ 3 यहाँ पर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर a ब्रैकेट में लिख दीजिएगा, A31 भी लिख सकते हैं ताकि आपको याद रहेगा कहाँ से आप निकाल रहे हैं। तो कोफैक्टर ऑफ 3 अगर निकालते हैं तो किस में है, प्लस में है। तो कोफैक्टर ऑफ 3 अगर लेते हैं तो इस रो का यूज़ मत कीजिए और इस कॉलम का भी यूज़ मत कीजिए। तो क्या डेटा बच गया, 1 2 2 3, 1 2 2 3, 1 2 2 3। तो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना है, 1 को 3 से क्रॉस मल्टीप्लाई यानी 3 और 2 2 जा 4। तो यहाँ से आ जा रहा है आपका -1 आ जा रहा है, ठीक है। कोफैक्टर ऑफ 3 का हो गया। फिर आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ 1, यानी इसका काम हो गया। अब कोफैक्टर ऑफ 1, तो यहाँ लिख दीजिए कोफैक्टर ऑफ 1। तो कोफैक्टर ऑफ 1 जो है वो किस में है, माइनस में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख दीजिए माइनस, और 1 अगर ले रहे हैं तो इस कॉलम का यूज़ मत कीजिए और इस रो का भी यूज़ मत कीजिए, इस रो का भी यूज़ मत कीजिए। तो क्या क्या डेटा बच गया आपके पास, 0 1 2 3, 0 1 2 3, 0 1 2 3।
तो यहाँ पर माइनस है, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, और -1 अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -2 हो जाएगा। तो माइनस इंटू -2, तो माइनस माइनस प्लस, यानी आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, को फैक्टर ऑफ 1 भी हम लोग निकाल लिए। अब लास्ट है को फैक्टर ऑफ 1, को फैक्टर ऑफ 1। तो को फैक्टर ऑफ 1 जो है वो किस में है, प्लस में है। तो को फैक्टर ऑफ 1 जो है वो किस में है, प्लस में है। पहले इसको लिख लेते हैं। अब को फैक्टर ऑफ 1 प्लस में है तो इस रो का यूज़ मत कीजिए और इस कॉलम का भी यूज़ मत कीजिए। तो क्या क्या डेटा बच गया आपके पास, 0 1 1 2, 0 1 1 2, 0 1 1 2। तो इसको अगर लिखेंगे, 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पर हो गया आपका 0 - 1 मतलब क्या हो गया -1। ठीक है ना। तो को फैक्टर जो है हम लोग हर एक डेटा का निकाल लिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं A, अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो A11 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, A11, यहाँ पर A12 लिख सकते हैं, यहाँ पर A13 लिख सकते हैं आप। ठीक है ना, A13 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद A21 लिख सकते हैं यहाँ पर, A21। फिर यहाँ लिख सकते हैं A22 लिख सकते हैं। फिर यहाँ लिख सकते हैं A23 लिख सकते हैं, और उसके बाद A31 लिख सकते हैं, A32 लिख सकते हैं, और A33 लिख सकते हैं, A33 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है ना। तो अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो ऐसा आप लिख सकते हैं। तो सबका को फैक्टर हम लोग फाइंड आउट कर लिए। अब को फैक्टर के बाद अब आपको निकालना है को फैक्टर ऑफ A निकालना है। ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, को फैक्टर ऑफ A, को फैक्टर ऑफ A। तो को फैक्टर ऑफ A जब निकालेंगे आप, को फैक्टर ऑफ A जब निकालेंगे तो एक एक डिजिट का आपको को फैक्टर आपको याद रखना है जो आप कैलकुलेट किए थे। तो A11, तो यहाँ क्या होता है, A11 होता है। तो A11 के जगह पे जो 0 था, 0 का को फैक्टर आ गया -1, तो यहाँ पर आप लिखेंगे -1 लिखेंगे। ठीक है ना। अब A12 का जो 1 था यहाँ पर, उसका जो को फैक्टर है आपका 8 आ गया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 8। उसी तरह से लिखेंगे रो वाइज, जैसे हम लोग कैलकुलेट किए थे। A13 का यानी पहला रो का हम लोग जो वैल्यू आया था वैसे ही लिख रहे हैं। तो 2 का आया था -5, तो यहाँ पर लिख देंगे आप -5 लिख देंगे। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर आपका था A21 का, यानी 1 का जो वैल्यू है वो 1 ही है। उसके बाद आपका A22 का जो वैल्यू है वो है -6 है, तो यहाँ पर लिख दिया -6। उसके बाद A23 का जो वैल्यू है वो है 3, तो 3 लिख दिए। उसके बाद A31 का जो 3 को फैक्टर था उसका वैल्यू आ गया -1, तो यहाँ पर आप लिख देंगे -1। A32 का आ जाएगा 2, तो यहाँ लिख दिए 2। और उसके बाद A33 का जो वैल्यू आ गया वो -1 आ गया, तो यहाँ पर लिख दिया -1। तो को फैक्टर ऑफ A निकाल लिए। अब लास्ट स्टेप है एडजॉइंट A निकालने का। एडजॉइंट ए जब निकालेंगे हम लोग, तो एडजॉइंट ए का मतलब हो गया ट्रांसपोज, जैसे हम लोग रो को कॉलम में चेंज करते हैं। ठीक है, ये जो यानी पहला रो था इसको पहला कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो -1, फिर उसके नीचे लिखेंगे 8, फिर उसके नीचे लिखेंगे -5। ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, एडजॉइंट निकल रहा है। तो क्या आ गया, 1 -1 आ गया। ठीक है, फिर 8 आ गया, फिर -5 आ गया। तो ये पहला जो रो था इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दे। अब दूसरा जो रो है उसको भी कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 -6 और 3। और जो तीसरा आपका रो है उसको भी चेंज कर दीजिए, -1 फिर 2 फिर -1। ठीक है, ये आपका रो को कॉलम में हम लोग चेंज कर दिए, एडजॉइंट ए। उसके बाद आप लिखेंगे इन्वर्स का फॉर्मूला जो आपको यहाँ पर लिखाए थे। ए इन्वर्स का फॉर्मूला जो है आपका, ए इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए बाय ए मॉडुलस। ठीक है ना। तो एडजॉइंट ए जो है हम लोग निकाल चुके हैं।
एडजॉइंट ए का वैल्यू है -1 8 -5, फिर है 1 -6 3, फिर है -1 2 -1, और ए मॉडुलस जो है वो डिवाइड में नहीं रख के आप यहाँ पर रख दीजिए डिवाइड में, क्योंकि हर एक डेटा से आप डिवाइड कर सकते हैं उसको। तो ए मॉडुलस आप निकाल चुके हैं, -2 निकाले थे, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए -1/2, -1/2 हो गया। अब आप इसको -1/2 को -1 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 ही रहेगा इसका। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1/2। अब इसको भी अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर माइनस नहीं है, तो सेम वैल्यू आ जाएगा आपका -1/2, -1/2। यहाँ माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा 1/2 हो जाएगा। ये पहला को लिख सकते हैं। अब ये 8 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 8/2 यानी -8/2 यानी 2 4 जा 8 क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। उसके बाद -6 है, -1/2 तो माइनस माइनस कैंसिल, तो 6/2 मतलब 3 हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद ये -1/2 इंटू 2 अगर करेंगे तो ये 2/2 हो जाएगा, लेकिन माइनस है तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। सबको हम लोग 1/2 से डिवाइड करते जा रहे हैं, तो -5 को -1/2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/2 हो जाएगा। 3 को -1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3/2 हो जाएगा, और माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर जो है इस तरह से होगा। देखिए प्रोसेस क्या था, एक बार फिर से यहाँ भी समझ लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। जैसे ये आपका -1/2 था, तो ये पहला नंबर आपका क्या है -1 है, तो -1 से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है 1/2 आ रहा। देखिए वही लिखे हैं यहाँ पर। दूसरा वाले को अगर हम लोग लिखे हैं तो ये 1/2 यानी -1/2 इंटू 1 से करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। और लास्ट वाला जो नंबर था 1/2 इंटू फिर से वही था -1, तो -1 कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। और ये था -1/2 इंटू 8 से हमको मल्टीप्लाई करना था, तो इसीलिए 2 4 जा 8 हो गया, तो माइनस कैरी करेगा तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। इस टाइप से इसको सॉल्व किया हम लोग एक एक डेटा को। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 48 का, ठीक है ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 के बाद क्वेश्चन नंबर 49 जो सेट थ्योरी से दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन नंबर 49 में आपको दिया गया है कि 5000 लोगों के एक शहर में 2800 लोग हिंदुस्तान पढ़ते हैं और 2300 लोग प्रभात खबर पढ़ते हैं और 400 दोनों पढ़ते हैं, यानी दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। कितने लोग कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, यानी इन अ टाउन पॉपुलेशन 5000 है, 2800 पर्सन है रीड हिंदुस्तान, 23 रीड प्रभात खबर एंड 400 रीड बोथ, हाउ मेनी डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर, यानी कितने जन ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर पढ़ते ही नहीं है। तो टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ है आपको, तो यहाँ पर पहले हिंदुस्तान लिख लेते हैं। हिंदुस्तान को आप H से डिनोट कीजिएगा, और प्रभात खबर को हम लोग P से डिनोट करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको टोटल दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे NH यूनियन P, ये टोटल दिया हुआ है आपको 5000 दिया हुआ है, ठीक है ना। हिंदुस्तान पढ़ने वाले की संख्या जो है NH लिख दीजिए। NH जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2800 दिया हुआ है, और NP यानी प्रभात खबर पढ़ने वाले की संख्या आपको दिया हुआ है 2300 दिया हुआ है। और दोनों न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं यानी हिंदुस्तान और प्रभात खबर दोनों, यानी H इंटरसेक्शन P बोलते हैं, दोनों के लिए कॉमन जो है वो 400, यानी जो 400 लोग जो है वो हिंदुस्तान भी पढ़ते हैं और प्रभात खबर दोनों कॉमन, यानी उसके लिए हम लोग इंटरसेक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये आपको डेटा दिया हुआ है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं
H यूनियन P इक्वल्स टू, इंडिविजुअली लिखेंगे NH प्लस NP माइनस NH इंटरसेक्शन P। ठीक है, तो आपको बोला गया है कितने लोग कोई समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं, तो ये आपको 5000 का यूज़ जो है अभी नहीं करना है। ठीक है ना, ये आपको चेक करना है कि कितने जन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पहले वो निकाल लीजिए। तो कितने जन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो ये 2800 जो है वो हिंदुस्तान पढ़ते हैं, 2300 प्रभात खबर पढ़ते हैं और 400 जन दोनों पेपर पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो 2800 और 2300 को जोड़ दीजिए, तो ये 4000, 5100, उसमें से 400 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 4700, यानी 4700 जन जो है वो पेपर पढ़ते हैं। टोटल पॉपुलेशन दिया था, ये क्या दिया था, टोटल पॉपुलेशन दिया था। ज़रूरी थोड़ी है कि सब कोई जितने हैं सभी पेपर पढ़ेंगे, ये टोटल पॉपुलेशन दिया हुआ था। तो ये पॉपुलेशन जो है हम लोग यहाँ लिख लिए कि कितने जन जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 4700 जो है लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो कितने जन न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, नंबर ऑफ पर्सन हु डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर, जो कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। तो टोटल पॉपुलेशन जितना है, यानी टोटल पॉपुलेशन जितना है 5000, उसमें से जितना जन न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो माइनस कर दीजिए। तो 5000 में से 4700 माइनस कर देंगे तो 300 लोग ऐसे हैं जो पेपर नहीं पढ़ते हैं। ये आपका फाइनल आंसर आ गया 300। क्वेश्चन नंबर 49 का ये आपका आंसर था। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50, तो क्वेश्चन नंबर 50 में आपको दिया गया है कि निम्न आवृत्ति वितरण में ज्ञात आवृत्ति का पता लगाइए यदि माला का अंक गणितीय माध्य 22 हो। यानी जो आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है यहाँ पर कि अरिथमेटिक मीन आपको अगर 22 दिया हुआ है, तो ये साइज़ आपको दिया है, मतलब CI फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, तो ये 20 to 30 के बीच में क्या फ्रीक्वेंसी होगा वो आपको निकालना है अगर मीन 22 है तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना है इस तरह से। CI पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद लिखेंगे आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, फिर लिखते हैं मिड वैल्यू यानी जिसको हम लोग x बोलेंगे, और यहाँ पर लिखेंगे fx लिखेंगे। ये ना 4 कॉलम आपको बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग को लिखना है CI, तो CI में है आपका 0 से 10, फिर है आपका 10 से 20, फिर है 20 से 30 और फिर है 30 से 40। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में आपको दिया हुआ है 1, उसके बाद है 3, इसको आप मिसिंग मान लीजिए, A मान लीजिए इसको, और इसको ले लीजिए 2 जो आपको दिया हुआ है। मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं, L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2, यानी 0 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो 10 का आधा हो जाता है 5, 10 प्लस 20 यानी 30 हुआ, 30 का आधा 15, 20 और 30 50, 50 का आधा 25, 30 और 40 70, 70 का आधा 35। पहला 2 निकाल लेंगे तो उसके बाद देखिए 5 के बाद कितना हो 15, यानी 10 का डिफरेंस है, 15 में 10 जोड़ दीजिए तो 25, 25 में 10 जोड़ दीजिए 35। fx यानी f और ये x को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 होता है, 3 को 15 से गुना कर देंगे तो 45 होता है, a को 25 से गुना कर देंगे तो 25a हो जाएगा, और 35 को 2 से गुना कर देंगे तो 70 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको प्लस करना है, इसको बोलते हैं सिग्मा fx। तो fx का टोटल, और यहाँ पर f का मतलब n, तो n का टोटल कितना हो जाएगा, 3 और 1 4 2 6, तो ये हो जाएगा 6 प्लस a, 6 प्लस a, n का जो वैल्यू है वो कितना है 6 प्लस a, और सिग्मा fx का जो वैल्यू है वो है आपका 45 और 5 50, 50 और 70 120, तो 120 प्लस 25a। ठीक है, तो आपको यहाँ पर x बार का जो फॉर्मूला है वो लिखते हैं आप सिग्मा fx बाई n लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये सिग्मा f भी लिख सकते हैं। तो x बार आपको दिया हुआ है 22 है, यानी जो मीन है वो दिया हुआ है 22 है। सिग्मा fx का जो वैल्यू है वो 120 प्लस 25a दिया हुआ है, और n जो है वो है 6 प्लस a दिया हुआ है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए,
तो 122 को 6 और a से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले 6 को 22 से गुना कर दीजिए, तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 प्लस 22 को a से गुना करेंगे तो 22a होता है, और 1 से गुना कीजिएगा तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, 120 प्लस 25a हो जाएगा। ठीक है ना। तो डिजिट को एक साइड लेके आ जाइए, या a को एक साइड लेके आ जाइए। तो यहाँ पर 22a लिखा हुआ है और ये 25 है, प्लस में है तो इसको माइनस में ले लीजिए, -25 है। यहाँ 120 है, ये प्लस में था, माइनस में ले लीजिए। तो ये आपका आ गया -3a इक्वल्स टू 20 30 32 यानी -12। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो a का वैल्यू हो गया 12/3, 3 चौके 12 यानी 4 हो गया। जो आपका मिसिंग वैल्यू था वो है 4। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर। ठीक है ना। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 50 का। देख लीजिए, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 50 तो हम लोग सॉल्व कर लिए। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 में क्या दिया हुआ है पहले। तो क्वेश्चन नंबर 51 में दिया है कि यूजिंग एनी इंटरपोलेशन मेथड फाइंड आउट द लाइकली इंडेक्स नंबर फॉर 2013 फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। तो आपको ईयर दे रखा है 11 12 13 14 15। तो ये आपको इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन एक चैप्टर है आपका, उससे दिया हुआ है ये। तो इंडेक्स नंबर आपको दिया हुआ है 100 107, फिर यहाँ लिखा हुआ है y2, ये वैल्यू आपको मिसिंग है 157 और 210 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये आपको जो वैल्यू दिया हुआ है उसके हिसाब से हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख लेते हैं पहले हम लोग। तो जैसे इंटरपोलेशन मेथड यानी अंतर्गणन रीति का प्रयोग करना है आपको। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं ईयर। ये आपका है क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में आपको दिया हुआ है ईयर और इंडेक्स नंबर। तो ईयर आपको दिया हुआ है 2011, 2012, 13, 14, 15। इंडेक्स नंबर क्या है 100, फिर है 107, फिर यहाँ आपको डैश दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग y2, और फिर दिया हुआ है 157 दिया हुआ है, और फिर दिया हुआ है 210 दिया हुआ है। ठीक है ना। तो ये हम लोग पढ़ते हैं y0, ये हम लोग पढ़ते हैं y1, y2, ये y3 और ये y4। इस तरह से वैल्यू लिखा जाता है। ठीक है ना, जो आपको दिया गया है इंटरपोलेशन में। तो इसका एक फॉर्मूला आपको क्रिएट करना पड़ता है। तो देखिए टोटल जो वैल्यू है आपका वो दिया हुआ है 1 2 3 4। एक आपको मिसिंग है, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो कितना वैल्यू दिया हुआ है 1 2 3 4। तो इसको हम लोग लिखते हैं, फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ता है। तो ये लिखने का तरीका होता है यहाँ पर कि y माइनस 1 का पावर 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग y माइनस 1 का पावर 4 इक्वल्स टू 0, तो 1 2 3 4 है। तो इसको लिखने का तरीका होता है यहाँ पर, तो y माइनस 1 का पावर 4 इक्वल्स टू, तो आपको लिखना पड़ता है यहाँ से 4 से लिखना पड़ता है। ठीक है ना। तो y का पावर y 4 पहले लिखते हैं, तो एक प्लस में रहता है तो दूसरा माइनस में रहता है। तो y4 के बाद लिखते हैं हम लोग y3, फिर उसके बाद देखिए प्लस माइनस प्लस में लिखिएगा y2 हो जाएगा, फिर प्लस के बाद क्या है माइनस, फिर क्या हो जाएगा y1 हो जाएगा, माइनस था प्लस हो जाएगा y0 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना।
तो इस तरह से आपको लिखना पड़ता है और इसका वैल्यू क्या है 0 हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है 0, जैसे यहाँ पर लिखे थे। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ वैल्यू पुट करना पड़ता है, तो पहला वैल्यू को छोड़कर। तो देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो टोटल जो नंबर है आपका वो 1 2 3 4 नंबर है, ठीक है। तो एक एक करके वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 1, ये पहला स्टेप है। 1 2 3 4 नंबर है, उसके लिए 4 इंटू 1 डिवाइड बाई 1, ये पहला स्टेप है 1 बाई 1। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो जब तक 1 नहीं आता है तब तक आपको सॉल्व करते रहना है, क्योंकि यहाँ एक वैल्यू आपको आएगा 2 3 4 वैल्यू आपको पुट करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पहला आ चुका है 4, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 4, क्योंकि 4 इंटू 1 बाई 1। अब जो आंसर आ चुका है आपका 4 वो लेना है, जो पहले से था वो नहीं। जो आपका आंसर आ चुका है 4 इंटू, यहाँ पर आपको एक कम करना पड़ता है। एक कम करना पड़ता है मतलब क्या हो जाएगा, 4 में से घटा दीजिए 3, नीचे एक बढ़ाना पड़ता है 1 + 1 यानी 2। तो ये 2 2 जा 4 यानी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो दूसरा नंबर क्या आ गया आपका 6 आ गया। तो ये दूसरा नंबर फाइंड आउट हो चुका है। अब 6 आने के बाद जो आंसर आ चुका है पहले उसको लिखिएगा 6, तो ऊपर से आपको कम करते जाना है, ठीक है ना। तो 4 था, फिर 3 हुआ, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नीचे बढ़ाते जाना है 1 2, फिर क्या हो जाएगा 3, तो 3 दूनी 6। तो यहाँ पर क्या हो गया 4 हो गया। तो यहाँ पर आप लिखिएगा 4, और जो आंसर आ चुका है पहले उसको लिखना है 4 इंटू, यहाँ पहले 4 3 2, अब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 4। जब तक 1 नहीं आता है तब तक आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर 4 डेटा था, तो पहले 4 लिखे, 1 बाई 1 का लिए बस, इंटू 1 डिवाइड बाई 1, तो कितना आ गया आंसर 4 आ गया। जो आ चुका है पहले उसको लिखना है। अब एक कम कर दीजिए, 4 में से कम कर देंगे तो 3 होता है, और नीचे बढ़ता जाएगा 2, तो आंसर आ गया 6। 6 जो आंसर आ गया उसको लिखना है। 4 3 लिख चुके थे, अब 2 लिखना है, नीचे बढ़ाते जाना है, 1 2 3 हो गया, तो आंसर आ गया 4। फिर 4 लिखना है, 4 3 2 लिखे थे, फिर क्या हो जाएगा 1, और नीचे बढ़ाते जाना है, मतलब ऊपर घटाते जाना है, नीचे जोड़ते जाना है, आपको बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप 0 लिख लीजिए। y4 का जो वैल्यू है वो है 210 माइनस 4 इंटू y3 मतलब 157 प्लस 6y2 माइनस 4y1 जो है आपका 107 है, प्लस 1 इंटू y0 का 100 है। तो 210 लिख लीजिए, माइनस 4 7 28, 15 चौके 60, 2 62, 628। तो ये हो जाएगा 6y2 माइनस 4 7 28, 4 एकम 4, 428 प्लस कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद आगे आप देख लीजिए यहाँ पर कि प्लस वाले को इकट्ठा कर लीजिए, जैसे 210 और 100, तो कितना आ जाएगा 310। ये माइनस में, ये माइनस में, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लेकिन साइन जो है माइनस का रहेगा। तो 6 और 4 10, और 28 28 56, यानी 1056 आ जाएगा। और प्लस है यहाँ पर 6y2 0। तो ये आपका 310 और ये 1056 को पहले माइनस कर दीजिए। तो 1056 में से 310 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 746 हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर 1056 माइनस में था, ये प्लस में था, तो कितना आ जाएगा माइनस आ जाएगा, माइनस 746 प्लस 6y2। ये माइनस में था, इसको इस साइड कर दीजिए, प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 746 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6y2। तो y2 का वैल्यू जो है निकल जाएगा आपका। अब 746 को 6 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है ना। तो 6 से अगर इसको डिवाइड करते हैं, ये कट भी जाएगा, इसको और छोटा कर लीजिए। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14, 2 तिया 6 और 2 तिया 6। तो 3 से अगर इसको काटते हैं हम लोग 373 को, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौके 12, 3 तिया 9, तो आ रहा है 124.33 आता जाएगा। तो इसको अप्रॉक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं 124, अप्रॉक्सीमेटली आपका जो वैल्यू आ जाएगा 124 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 के लिए, ठीक है ना।
तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 51 समझ में आ गया होगा। और लास्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 52, तो उसको देख लेते हैं। 52 में आपको दिया गया फर्स्ट थ्री टर्म्स आपको निकालना है HP का, जिसका 4th और 8th टर्म आपको दे रखा है। तो उसको सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 52 को। तो क्वेश्चन नंबर 52 में आपको 4th टर्म दिया हुआ है। 4th टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, T4। जो T4 का जो वैल्यू है वो है 3/5 है। 3/5 जो है वो किस में दिया हुआ है, HP में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो T4 जो है आपका 3/5, उसको हम लोग को AP में कन्वर्ट करना होगा। तो 5/3 इन किस में आ जाएगा, AP में आ जाएगा। तो T4 के बदले में लिखेंगे A + 3D = 5/3। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा, क्योंकि Tn का फॉर्मूला क्या होता है, A + n - 1 × D होता है। तो A + n - 1 यानी 4 में से 1 माइनस करेंगे 3, n - 1 × D, तो 3 को D से मल्टीप्लाई किया 3D और 5/3। ये T4 का वैल्यू हो गया। फिर आपको दिया हुआ है 8th टर्म यानी T8 आपको दिया हुआ है। तो T8 का जो वैल्यू है वो है 1/3। ये किस में है, ये HP में दिया हुआ है। तो T8 = आप AP में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा AP में। और T8 को आप लिखेंगे A + n - 1, मतलब 8 में से 1 माइनस कीजिएगा तो 7D हो जाएगा = 3। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब दोनों इक्वेशन क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है ना। तो लिख दीजिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। तो यहाँ लिखेंगे A + 3D = 5/3 और A + 7D = क्या है, 3। ये प्लस प्लस माइनस माइनस, यहाँ भी माइनस, तो ये कैंसिल हो गया। -7D + 3D तो क्या आ जाएगा, -4D। और 5/3 में से -3 को सॉल्व करते हैं, -4D एलसीएम लेते हैं 3, तो 5 हो जाएगा। 3 3 जा 9 होता है। तो -4D = कितना आ जाएगा, -4/3। माइनस माइनस कैंसिल, ऊपर ऊपर कैंसिल होता है, 4 4 कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, D का वैल्यू 1/3 हो गया, ठीक है ना। तो अब लिखते हैं A का वैल्यू निकालते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन, कोई भी इक्वेशन पुट कर सकते हैं, हम इक्वेशन 1 में रख रहे हैं। तो A + 3D = है 5/3 है। तो A + 3 × 1/3 = है 5/3। ये 3 कैंसिल कर दीजिए। तो A = आप लिख सकते हैं 5/3, ये प्लस में था माइनस हो जाएगा। तो 3 यानी 5 - 3 को 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 हो जाएगा। 5 में से 3 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2/3। यानी A का वैल्यू आ चुका है, D का वैल्यू आ चुका है। तो आपको क्या निकालना है, नंबर्स निकालना है। तो एक साइड में आप लिखिएगा AP, एक साइड में लिखिएगा आप HP, क्योंकि नंबर्स आपको HP में चाहिए। तो आप फर्स्ट नंबर जो होता है वो A होता है, और A का वैल्यू आप निकाल चुके हैं। यहाँ पर 2/3 है तो ये इसको रिवर्स हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। जो सेकंड नंबर है आपका वो होता है A + D होता है। तो A का वैल्यू है आपका 2/3 प्लस D का वैल्यू है 1/3 जो यहाँ लिखा हुआ था। तो एलसीएम अगर लेंगे तो 3 आएगा। तो 2 + 1 यानी 3/3 का मतलब क्या हो गया, 1 हो गया। और 1 को रिवर्स कीजिएगा तो 1 ही आएगा। जो आपका सेकंड नंबर है वो क्या है, 1 है। और जो थर्ड नंबर होगा वो होगा A + 2D। A का वैल्यू है 2/3 प्लस 2 × D का वैल्यू है 1/3 जो आपको यहाँ लिखा हुआ है। तो 2/3 प्लस 2/3 एलसीएम हो गया 3। तो 2 + 2 यानी 4। तो इसको रिवर्स कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 3/4। तो आपका फाइनल आंसर जो 3 नंबर्स है वो आ गया 3/2, फिर 1, फिर 3/4। ये आपका फाइनल आंसर हो गया HP का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 हम लोग सॉल्व कर चुके। तो लॉन्ग आंसर्स जो भी क्वेश्चंस आपको दिया गया था मॉडल सेट में, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप प्रैक्टिस करते रहिए और एग्ज़ाम स्कोर और एग्ज़ाम टारगेट बुक भी सॉल्व कीजिए, कभी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। और सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।